चलिए, जय हिंद सभी को। और आज के हम लोग लेक्चर में, आज के वीडियो में देखेंगे फिर से एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और पढ़िए, क्योंकि काम आएगा, ऐसा बात नहीं है। कंटेंट अच्छे हैं और इसी तरीके से अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे क्वेश्चंस। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। जरूर मदद मिलेगा। तो आज का सवाल है 5 मार्क्स वाले में, ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैच करेगा तो पूरा हम लोग 5 नंबर वाला कवर कर लेंगे। उधर से 2 नंबर क्लियर कर रहे हैं नियम वगैरह पढ़ के। तो सभी बच्चे आज के क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे कि आज 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या है। देखो, जब भी क्वेश्चंस करेगा तो दो को जोड़ के करेगा। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन अकेला नहीं करेगा, वह जब भी करेगा तो जोड़ेगा, ठीक है ना। एक दे देगा, फिर दूसरा दे देगा, फिर एक देगा, दूसरा देगा, या ए भी करके देगा। तो क्वेश्चन है परासरण एवं परासरणी दाब की परिभाषा। यानी इस बार हमें, ठीक है ना, डिफाइन करना है परासरण और एक परासरणी दाब। फिर दूसरा है प्रश्न का दूसरा भाग कि किसी अवाष्पशील एवं अनअपघट्य विलेय के आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर वेट की गणना परासरणी दाब की सहायता से कैसे किया जाता है। तो प्रश्न का दूसरा भाग बदल गया। जो दूसरा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखे होंगे तो वहां पे था कि परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, यह सिद्ध करना था। यहां पे है कि किसी अवाष्पशील एवं अनअपघट्य विलेय का हमें आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, यानी हमें मॉलिक्यूलर वेट भार निकालना है, जिसको हम कह दे तो, ठीक है ना। तो define osmosis and osmotic pressure, how the molecular mass of a non-volatile and non-electrolyte solute is determined with the help of osmotic pressure measurement, ठीक है ना। तो पहले हम परासरण एवं परासरणी दाब की परिभाषा के बारे में चलते हैं। तो ये तो हम हमेशा आपको समझाते रहे हैं, ठीक है ना, कि जब किसी, यहां पे हम हमेशा आपको समझाएं कि एक तरफ मान लेते हैं कि मेरा बीच में क्या है, एसपीएम है, बीच में क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस तरफ जो है विलियन लिया गया है, कौन सा, तो इस तरफ है तनु विलियन, ठीक है ना। और इस तरफ क्या है, सांद्र विलियन है। तो इस तरफ है सांद्र विलियन। तो विलियन के विलायक के कण का, सोलूट पार्टिकल्स का तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर जाना अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से क्या कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है या बता दिया दो दो लेक्चर में कि किसी भी विलायक के कण का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और हमने बताया कि जब, ठीक है ना, विलियन की सतह पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है या बाधित हो जाती है, उसे परासरणी दाब कहते हैं। तो पहले डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं प्रश्न का प्रथम भाग से। देखो क्या लिख रहा है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण किसी अर्ध, ठीक है ना, पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके, अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके तनु विलियन से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से सांद्र विलियन की ओर प्रवाहित होता है। यानी तनु विलियन से कहा जाएगा सांद्र विलियन की ओर, तो उसे ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो परासरण की परिभाषा क्या है कि विलायक के कण का, या वैसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर जाता है, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण दाब की परिभाषा मैंने आपको बता दिया है कि परासरण दाब की परिभाषा कि किसी सांद्र विलियन की सतह पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है। और बताओ, परासरण दाब समीकरण है पाई भी बराबर क्या होता है, nRT। इतना हम लोग, ठीक है, 2 लेक्चर में पढ़ते आ रहे। प्रश्न का दूसरा भाग क्या कहता है वो समझिए। तो प्रश्न के दूसरे भाग से हमें क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब की मदद से अवाष्पशील विलेय का अनुभार निकालना है, आणविक द्रव्यमान जिसको कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग का कैसे आंसर करोगे। तो पहले लिखना पड़ेगा कि प्रश्न के दूसरे भाग से, क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्न के दूसरे भाग से।
और फिर से वही काम करना है कि सबसे पहले लिखना है कि किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। तो सर पहले ही जैसा वाला फिर करना है, जी हाँ ठीक है ना, पहले के जैसा ही करना है कि परासरण दाब किसके समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती। तो सर समझ गए कि पाई समानुपाती टी कर दीजिए, मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब बताओ क्या करें आप लोग, अब क्या किया जाएगा बताइए जल्दी से। तो सर अब ऐसा कीजिए ना कि ताप की जगह सांद्रता लिख दीजिए, ठीक है ना, यानी लिखिए सर, लिखवा रहे कि परासरण दाब बोलो किसके समानुपाती होगा, ताप की जगह क्या चलेगा सर, सांद्रता, सांद्रता के समानुपाती, ठीक है ना, समानुपाती होता है। अब बताओ तो नीचे क्या लिख देते हैं कि पाई समानुपाती सी, ठीक है ना, इसको समीकरण फर्स्ट। सर सब पहले जैसा हो रहा है बिल्कुल, अब क्या करें बताओ। तो सर चल दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चल लेंगे। तो बताइए समीकरण फर्स्ट सेकंड से चलेंगे तो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, सीटी, समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट क्या देते हैं जल्दी से बताओ आप लोग, क्या देते हैं कांस्टेंट, तो बिल्कुल सही एस देते हैं सर। तो बोलो क्या हो जाएगा कि पाई इज इक्वल टू सी एस टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर। एस जो होता है वो आर के इक्वल होता है, और आर क्या है तो सर आर है गैसीय स्थिरांक, ठीक है ना, क्या है तो आर को हम लोग कहते हैं कि गैसीय स्थिरांक है, ठीक है ना, इसको गैसीय स्थिरांक कहा जाता है। तो बताइए हम लिख सकते हैं कि पाई एस की जगह किसको रख देते हैं, आर को, तो सी आर टी हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या निकालना है ध्यान रखो, अनुभार, किसका निकालना है, विलेय का, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो बताइए पाई इज इक्वल टू सी का मान क्या होता है एन भी, और लिख दिए आर टी, सी इज इक्वल टू एन बाई भी, ठीक है ना, चूंकि सी इज इक्वल टू एन बाई भी को एन ला देते हैं तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा एन आर टी। अब क्या करना है कि आपको अनुभार निकालना है। तो क्या इसमें अनुभार दिख रहा है, नहीं सर, पाई तो परासरण दाब है, भी क्या है विलयन का आयतन, एन क्या है विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आर क्या है गैसीय स्थिरांक, और टी क्या है ताप। तो इसमें कहीं आणविक द्रव्यमान आपको दिख रहा है, नहीं, तो बोलो क्या करें, तो याद करो आपको पढ़ाया गया होगा या कोई सर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है ना, कि मोलों की संख्या क्या होता है, कोई सर आपको बताए होंगे कि मोलों की संख्या इज इक्वल टू, क्या पढ़ाए हैं कि ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान और नीचे लिखते हैं अनुभार से भाग लगा देते हैं। अनुभार को ही भैया कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यानी आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। तो बताइए मोलों की संख्या n, ठीक है ना, विलेय के द्रव्यमान बटा विलेय का अनुभार हो सकता है कि नहीं, विलेय के मोलों की संख्या अगर निकालनी है तो यहाँ किसका द्रव्यमान रखना पड़ेगा, विलेय का, और नीचे अनुभार विलेय का। जैसे मान लो कि हमारा निकालना है मोलों की संख्या, तो हमारा द्रव्यमान बटे हमारा अनुभार, आपका निकालना है मोलों की संख्या तो आपका द्रव्यमान बटे आपका अनुभार। तो बताओ सोल्यूट का निकालना है, विलेय का निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो ऊपर द्रव्यमान किसका रखना पड़ेगा, विलेय का, विलेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, और नीचे बोलो भाग किससे लगाना पड़ेगा, अनुभार से, एम से, एम किसका, तो सर सोल्यूट का, सोल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलेय। तो देखो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार इज इक्वल टू एन। तो बताइए हम लोग इस इक्वेशन में n का मान क्या भर सकते हैं, n है विलेय के मोलों की संख्या। तो बताओ ये हो सकता है मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अनुभार। फिर से बोलो एक बार, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अनुभार। समझ गए सर, n का मान जल्दी से भर दीजिए। तो बोलो पाई भी बराबर यहां विलेय का द्रव्यमान, मान लो विलेय का द्रव्यमान हमने लिख दिया W सोल्यूट,
W मतलब वेट, सॉल्यूट मतलब विले, और नीचे अनुभार, अनुभार यानी M सॉल्यूट, और बोलो गुने क्या हो जाएगा RT। क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है कि अनुभार? तो सर क्वेश्चनवा एक बार दिखा दीजिए हमको कि क्या निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चनवा एक बार दिखाइए तो बताएंगे क्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन, पृष्ठ का दूसरा भाग, हमें अवाष्पशील विलेय का, ठीक है ना, विलेय का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो बताओ W सॉल्यूट की M सॉल्यूट, जल्दी से बताओ W सॉल्यूट की M सॉल्यूट। तो सर W सॉल्यूट नहीं निकालना है, आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट, यानी हमें निकालना है M सॉल्यूट। तो आ जाइए अब यहां पे, ठीक है ना, यहां पे बताओ W सॉल्यूट निकालना है कि M सॉल्यूट? तो सर निकालना है M सॉल्यूट। तो बस M सॉल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, M सॉल्यूट इधर ला देंगे, आप पाई भी को भेजेंगे नीचे कि जाओ बुला रहा है, तो M सॉल्यूट आ जाएगा इधर। तो बताइए फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? तो फाइनली लिख सकते हैं कि M सॉल्यूट इज इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हैं कि M सॉल्यूट इज इक्वल टू, और यहां से देखो मैंने क्या किया कि M सॉल्यूट इज इक्वल टू Na आ गया, और पाई और भी नीचे चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा W सॉल्यूट और गुने RT, W सॉल्यूट गुने RT कहा, तो ऊपरे सर बचेगा W सॉल्यूट और गुने RT, और नीचे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई और गुना क्या हो जाएगा भी, ठीक है ना, पाई भी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पाई इंटू भी, और यहीं से आपका आणविक द्रव्यमान निकल गया। लिख देना नीचे कि M सॉल्यूट जो है वो विलेय का अनुभार है, विलेय का क्या है, अनुभार, या ठीक है ना, एकरे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यानी आणविक द्रव्यमान है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट है। और W सॉल्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये है विलेय का द्रव्यमान। क्या है भैया, तो विलेय का सर द्रव्यमान है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए। तो प्रश्न मेरा क्या था कि परासरण दाब किसको कहते हैं, फिर परासरण किसको कहते हैं, दोनों को डिफाइन कर लिए। प्रश्न के दूसरे भाग से हमें क्या निकालना था, परासरण दाब की सहायता से आणविक द्रव्यमान निकालना था। तो मैंने बस उसी तरीके से चल दिया जैसे चले थे। फाइनली लास्ट में हमने क्या किया कि N को तोड़ दिया, W सॉल्यूट बटे M सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार, ठीक है, और हम M सॉल्यूट को इधर ला दिए, ठीक है ना, M सॉल्यूट को इधर ला दिए, पाई भी को नीचे भेज दिए, तो M सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ गया, W सॉल्यूट RT, और नीचे हो जाएगा पाई भी, ठीक है ना। पाई क्या है, परासरण दाब, पाई को क्या कहते हैं, तो पाई को सर कहते हैं परासरण दाब कहते हैं, और भी क्या है, तो भी है विलयन का, ठीक है ना, आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।